खुरम साहब, आपकी तरफ भी आऊँगा। आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एलामिया है इसके अंदर तीन चार नुकात उठाए गए हैं। एक तो जो कुछ हुआ उन वाक़यात का जिक्र है, और फिर जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसके ऊपर ख़ास तवज्जो है। आपकी जमात इस इशू को लेकर कैसे आगे बढ़ना चाहेगी? जो पीका लॉ के ऊपर हमने चीज़ें देखी, वो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। हेट मॉन्गर्स को अलहदा करें लेकिन बाकी सिविलियंस को अलहदा करें। शुक्रिया मलिक साहब। लेकिन सबसे पहले ये जो हमने एहतजाज के हक को बाकी तमाम हकूक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, इस पर ज़रा हमें गौर करना है कि वो पाकिस्तानी जो एहतजाज के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगियां जी रहे हैं, उनका कारोबार, रोज़गार, बच्चों की तालीम, वालदैन की सेहत, क्या वो हक नहीं है उनका? क्या उनके जान और माल की हिफाजत जो है वो उतना ही बड़ा हक नहीं जितना एहतजाज का हक है? तो ये कहने के लिए एहतजाज चूंकि कर रहे हैं और तो लिहाजा हर चीज को वो तोड़ सकते हैं। देखिए, उन्होंने पार्लियामान का बनाया हुआ कानून तोड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर तोड़ा, और उसके बाद मुसल्ला जो एहतजाज है वो तो फिर एहतजाज नहीं होता, उसे फिर रियासत पर हमला ही तस्वर किया जाएगा। और आर्टिकल 19 जिसमें एहतजाज का हक दिया गया है वो साफ कहता है कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। और एक ऐसा एहतजाज जो डी चौक पहुंचने तक 3 रेंजर और एक पुलिसमैन की जान ले चुका था, वो कहीं से भी पुरअमन नहीं था। ये जो शहादतें थी सिक्योरिटी पर्सनल की, ये डी चौक पहुंचने से पहले हो चुकी थी। तो लिहाजा ये जो उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू होगी, कैसे डील किया, कैसे करना चाहिए। लेकिन जहां हिफाजत का सवाल है, बेलारूस के सदर मौजूद थे चंद 100 मीटर दूर इस जत्थे से, तो क्या उन तक फिर जाने की इजाजत दे दी जाती कि अगर एक जत्था एहतजाज करने आ गया है तो लिहाजा पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो तो बेमानी है, चूंकि हमने हर सूरत एहतजाज करना है। तो लिहाजा ये बड़े संजीदा मामलात हैं। और इस पर जो अब हेट मॉन्गरिंग की आपने बात की, देखिए एहतजाज के हक में और इजहार राय में जो खास तौर पर डिसेंट इस का लफ्ज इस्तेमाल, इख्तलाफ राय, सड़कों पर नकली खून बिखरे होने की तस्वीर इख्तलाफ राय नहीं है, ये फितना और फसाद है, ये इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है जो की गई है। तो लिहाजा इसके ऊपर हम अभी ये सारी पूरी दुनिया में हुकूमतें इससे डील कर रही हैं। हमारे लिए भी मुश्किल है कि किस तरह जो लोग नफरत फैला रहे हैं और जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, खुरम साहब, और लेकिन अगर गालिबन ये कानून को आपकी बात ज्यादा मान लें हम कि बारीकी से 26 लिखने को की यहाँ जरूरत हुआ ही कुछ नहीं था, तो ये बात हकायक के मुनाफी है, ये झूठ होगा। और मैं इस झूठ को अगर आपकी बात को प्रमोट करूं तो मैं अपनी नहीं। ड्यूटी, देखिए, अपना फ़र्ज़ ये अदा नहीं कौन कर कह रहे कि पाऊंगा। कुछ नहीं तो अगर हुआ? सच्चाई लिखूं तो जो आप कहेंगे कि मुसल्ला ये हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ आपको तोज़ुन लाने की ज़रूरत है कि जो नहीं सच्ची बात है उसको आप हेट मॉन्गरिंग में मत नहीं, शुमार देखिए, करें। जो फेक न्यूज़ सच में फेक है सिर्फ उसको फेक शुमार मुसल्ला करें। जत्थे को ताकत से रोका गया है, ताकत से रोका गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह जिनकी में हम तो अभी भी कहेंगे कि जी अगर कोई सबूत और शवाहिद मौजूद है तो पार्लियामान का फोरम मौजूद है, उस पर लेकर आइए। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का हक है कि उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन अभी जिसका जिक्र हुआ कि जो साहब, वो जो कंटेनर वाला वाकया था, वो हमारा भाई आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के साथ एक सोफे पर पेशावर में मौजूद था, और उसकी जिंदगी के ऊपर जिस किस्म का झूठ फैलाया गया, जिस किस्म की हेट मॉन्गरिंग की गई, वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो लिहाजा हमें ये सर वो बच एक गया है तो बड़ी ये उसकी मुल्क में किस्मत, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी हुई थी, लेकिन ऊपर से 3 कंटेनर से फेंकने में कोई अकल का काम नहीं था जी, किया। तो ठीक एटलीस्ट है ना उनको जी, फिर पूछना वो चाहिए कि भाई क्या सोच के धक्का दिया था। जी जी जरूर अहमद अवैस पूछना साहब से भी चाहिए, पूछते जरूर। हैं। अहमद अवैस साहब, नहीं, जो नहीं, देखिए, मैं सोशल मीडिया का जरूर इशू है पूछना ये चाहिए, संजीदा लेकिन मामला ये है। भी पूछना है जी। कि किलो वाले डंडों लेकर आपने फिर रेंजर्स पर और पुलिसमैन पर हमले क्यों किए? ये भी सवाल होंगे, ये बराबर के सवाल है। और वो भी, और गुलेलें भी, गुलेलों वो के ले लें। अंदर वो, अगर आप वो लोहे की वो
वो जो गोलियां फेंकते हैं वो गोली की तरह ही आकर लगती हैं। कैंचे जो होते हैं वो भी अहमद वैसा जो सोशल मीडिया है वो सीरियस मैटर है, जहां आप सब जमातों को की लीडरशिप दिखानी चाहिए, सिर्फ पीटीआई नहीं बाकी सियासी जमातें भी, खास तौर पर नून लीग और पीटीआई ये दोनों अगर इस पर बात कर लें खुले दिल से तो रास्ता निकल सकता है। किसी की बहू बेटी महफूज नहीं रहती। फ़ौज का कोई सरबराह है तो उसको आप टारगेट भी, आपसे मुराद ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग अकाउंट चलाते हैं इस तरीके से कैंपेन चलाते हैं कि जैसे उसके खिलाफ कोई लाने जंग करवाने की कोशिश कर रहे हो। जजों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं रहती, जर्नलिस्ट छोड़ ही दें, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जर्नलिस्टों के लिए जो ज़ुबान बोली जाती है उसका कोई हाल नहीं है। वो अपने घरों में जाके वो एटलीस्ट उसको स्विच ऑफ करके रखती होंगी मोबाइल फ़ोन्स को कि उनका कोई पड़े ना अकाउंट। तो हमें इसके ऊपर कोई सारी जमातों को खुले दिल से बात करनी चाहिए कि ये नफ़रत अंगेज़ रवैया जो है ना इसको हम कम से कम करने के लिए कोशिश अदा करें। अवैध सब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जो अभी आपने सवाल उठाया है, असल में संजीदगी से इन ऐसे सवालात को टेकअप करना चाहिए और इसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप 24 तारीख से लेके आज तक रोज़ाना यही बात जो है वो खुर्रम साहब भी उसको रिपीट करते चले जाते हैं मुबालग आमेज़ी के साथ। एक तरफ इंतहा हद तक झूठ है सोशल मीडिया जो कि हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये कहिए कि वो पीटीआई के लोग हैं, वो एफिलिएशन कह लीजिए या वोटर कह लीजिए, वो तो वोट तो अब इतना बड़ा वोट पड़ा है तो वो सारे वो पीटीआई के मेंबर तो नहीं है। वो लोग, वो नफ़रत है सिस्टम के अंडर, जो सिस्टम जिस तरीके से इस वक्त एमर्ज होकर सामने आया है उसके अगेंस्ट नफ़रत इंतहा तक बढ़ गई है। तो उस नफ़रत का वो तक़वियत मिलती है हुकूमत के हलकों से झूठ बोलने से और उधर से मुबालगा आमेज़ी से, और मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। बैठ के यहाँ पे बातों को भुला के आगे की सोचनी चाहिए कि ये हो गया, यूँ एक स्टेप आगे आया, यूँ किसी ने मारा, यूँ किसी ने किया, वहाँ यूँ हो जाता। भाई हो चुका जो हो चुका, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका। इतने सख्त मामलात ने इस मुल्क के अंदर, और यही नून लीग ने क्या कुछ नहीं किया यहाँ पर, हो चुके। अब माजी के लकीर पीटने से कुछ नहीं बनेगा। मामला यह है कि खुले दिल से बैठें आप। मैंने तो बार बार तजवीज़ की है कि कोई राउंड टेबल में बैठें और वहाँ खुले दिल से इन मामलात को हल करने का कोई रास्ता निकालें। मुल्क को आगे तब चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे के ऊपर दुश्मन दराजी करते रहें और एक दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाते रहें कि तुमने ये गलत किया, वो कहे तुमने ये गलत किया। तो हर कोई अपनी तरफ जो है वो सच्चाई भी कहेगा कि मैं सच्चा हूँ और दूसरा गलत है। ये आर्बिट्ररी एटीट्यूड जो है ये हमने परपेचुअल डिक्टेटरशिप से हासिल किया है पाकिस्तान के अंदर। डेमोक्रेसी का ये एटीट्यूड नहीं है। डेमोक्रेसी का एटीट्यूड तो है कि अपने फेलो ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट भी करो, उसकी ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो उसको और सुनो कि आप क्या तजवीज़ करते हैं अहमद अवैस साहब? क्योंकि अगर सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा लोगों को ये कायल करने की कोशिश करनी हो कि आप मुनासिब ज़ुबान के अंदर इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी बात लिखें, तो उसके लिए आप सबको क्या करने की ज़रूरत है? अपनी जमातों के अंदर भी और जमातों के बाहर भी एक पैगाम जाना चाहिए। पार्लियामेंट के कंसेंसस के साथ आप सब जमातों की इस पर बात कर रहे हैं। आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सोशल मीडिया जो कुछ कर रहे हैं जिस तरीके से, वो नफ़रत का इजहार क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कई दफ़ा कहा कि बड़ा अच्छा और आसान तरीका है कि हुकूमत रस्म मैग्नेनिमिटी दिखाए और कहे कि इलेक्शन ऑडिट करा लो। ये तो कहते हैं हम सही इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में गए हैं, ऑडिट करवा लें, किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ना पीटीआई को मिलेगा ना किसी और को मिलेगा कि वो गलत उनके साथ ज्यादती हो गई है। देखिए, कहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। आपको ये नफरत इस तरह बढ़ रही है कि एक तरफ चार्ज है आपके ऊपर रैगिंग का, एक तरफ चार्ज है कि आपने इतने से इतने कर लिए, मेंबरशिप बढ़ गई, वोट कम थे। इन सब का कहीं ना कहीं कोई ऐसा हल निकालें जो एक्सेप्टेबल टू ऑल हो। जब ये बात होगी तो खुद ब खुद हम एक तरफ हमारी अखलाकियात भी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और ये दुश्मन तराजी से भी हम बाज आएंगे। ना पाकिस्तान ऐसा था, ना पाकिस्तानी कौम ऐसी थी। तो यहाँ जहाँ हम कायरा साहब आपसे चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आमतौर पर जो शख्सी आज़ादी है, आज़ादी इजहार है, उसके ऊपर काफ़ी सपोर्ट मौजूद होती है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी की भी सपोर्ट मौजूद होती है।
अब अगर ये पीका लॉ जिस शक्ल में वो मुसद्दा उसका सामने आया इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। अब कहें कि फ़ेक न्यूज़ को छेड़ो ही ना तो वो बात दुरुस्त नहीं है फ़ेक न्यूज़ के लिए, लेकिन आपको मुतवाज़न कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए खुले दिल से। आप हफ्ता लगाएं पार्लिमान में, फिर आगे बढ़ें। देखिए मलिक साहब, इस पर बहस भी होगी, होनी चाहिए भी, कोई शक नहीं है। एक याद रखिए, कानून आप कितनी भी अच्छी नीयत से बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो मिसयूज़ हो जाता है। हमारे जैसे माशरों में बड़ी नेक नीति से बनाए गए कानून भी मिसयूज़ हुए हैं और बहुत अच्छे कानून भी मिसयूज़ हो जाते हैं। मैं ये कहूँ या कमेंट ये कहे कि जी बिल्कुल ऐसा एक कानून बन जाएगा कि जी जिसमें किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत हो ही नहीं सकेगा, नीयत तो ये नहीं होनी चाहिए। और हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए समाज को भी, आपको भी, मुझे भी, गवर्नमेंट को भी, कि हम उसको मिसयूज़ को रोकें। मेरा मसला सिंपल ये है सर, मिसयूज़ रोकने के लिए माज़रत चाहता हूँ, आपकी कथा कलामी हो जाएगी। मतीउल्लाह जान के साथ वो रिपोर्ट करने के लिए अस्पताल चला गया था तो हमने 250 ग्राम उस पर आइस डाल के उसको आइस में अंदर कर दिया। तो ये हरकतें जब हम करेंगे ना तो फिर हम कहें कि हम कोई बड़े सुलझे हुए लोग हैं तो बात थोड़ी क्वेश्चनेबल हो जाती है। बात तो यह है कि जैसे लोग हम हैं, अब यहाँ टेलीविजन पे बैठ के मैं लोगों के बारे में कहूँ तो बड़ा नामुनासिब होगा। हम जैसे हैं सारी दुनिया में देख रही है, हम भी अपने गिरेबानों में झांके कि हम क्या है, तुम्हें पता है। जो मतीउल्लाह कर रहा था वो भी दुरुस्त नहीं था और जो मतीउल्लाह के साथ हुआ वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं अगर हॉस्पिटल में गया था एक रिपोर्ट के लिए, नहीं है। लेकिन नदीम साहब, एक मैं गुजारिश करूँ, आपका ये हक है कि आप खबर लें, आपका ये हक नहीं है कि आप किसी दफ्तर का दरवाज़ा खोल के जाके फेंक के और आप कहें कि मुझे इस सवाल का जवाब दो। ये दुनिया में कहीं किसी जगह सहाफ़त ये नहीं करती। तो हमारे यहाँ हम उसके जवाब में उठाया जाना ठीक था। मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो कर रहा था वो भी गलत था, जो किया गया वो भी गलत। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। सर, हमारे रवैयों में तवाज़ुन लाना बहुत ज़रूरी है। सर, गुजारिश ये है कि हमारे रवैयों में तवाज़ुन सिर्फ नहीं है, सिर्फ हमारे रवैयों से, गुफ्तगू से नहीं आना। हमारे रवैयों में फ़र्क एक ओवरऑल प्रोसेस से आना है। ये बात बड़ी अच्छी की है अहमद अवैस साहब ने, पहले भी ये काफ़ी दिनों से ये बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कोई मिल बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता हो। पहली बात तो यह है, मैं अवैस साहब के बहुत एहतराम करता हूँ। ये सारा अमल जो डायलॉग का है ये रुका हुआ है खान साहब की ज़िद से। आज तक डायलॉग के अमल को कि मैं इनसे डायलॉग नहीं करूँगा, ये खान साहब कह रहे हैं। उनकी जमात के बाकी लोग कहते हैं करने हैं, लेकिन खान साहब उसको आशीर्वाद नहीं देते। सर, आज उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जिसका उमर अयूब सरबराह थे। उमर अयूब आज ही गिरफ्तार हो गए। सर देखिए, मेरा आई होप कि उसका पेशी वेशी शायद लगी हुई है, रिहाई हो जाए उसकी। मेरा सर सवाल ये हमें आगे लेकर चलना है सर इस प्रोसेस को। मेरा सवाल ये है कि उमर अयूब हो, गौहर खान हो, फलान हो, ये सारे हो के आए ना खान साहब से, अप्रूव करा के आए। उनकी अप्रूवल को किसी ने ओवर रूल कर दिया, फिर क्या हुआ? अब सवाल ये है कि इस जमात के अंदर एक कहाँ किसके साथ फाइनल बात हो सकती है? वो खान साहब की अप्रूवल सही है, और जब तक खान साहब खुद ना कहें, वो माजी में बहुत दफ़ा मुज़ाकरात के अमल को सैबोटाज कर चुके हैं अपनी पार्टी के इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने अपने हाथों से इसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी, जो नहीं मारनी चाहिए। छोटी सी और गुजारिश कर लूँ, ये जो PTI का जो मुतालबा है ना, इलेक्शन का ऑडिट करा ले, 26वीं तरमीम पे उनका नुक्ता नज़र है, खान साहब पे उनका नुक्ता नज़र है। मैं बहुत दफ़ा ये गुजारिश कर चुका हूँ कि ये प्री कंडीशंस के तौर पे नहीं माने जा सकते। ये कहीं नहीं डायलॉग ऐसा हुआ कि प्री कंडीशंस पहले ये है, ये करो तो आगे चलो। ये आप अपना एजेंडा आइटम रखें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, हुकूमत अपना एजेंडा आइटम रखे और उस पर डिस्कशन करें, वहाँ से रास्ता निकलेगा। अगर हम कहें, हुकूमत कहे कि नहीं पहले आप ये मानो फिर चलेंगे, और आप कहें ये मानो आगे चलेंगे, ये कुछ नहीं होगा। शराइत आयद करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।